इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको उस घटना के बारे में बताना चाहता हूं जिसने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया, जिसने पार्लियामेंट का अपमान किया। आज तृणमूल कांग्रेस के एक एमपी ने आईटी मिनिस्टर को बोलने से रोका, मंत्री के हाथ से कागज छीनकर फाड़ दिया, कागज के टुकड़े टुकड़े करके चेयर की तरफ फेंक दिया। असल में पार्लियामेंट की कार्रवाई तो पिछले कई दिन से बार बार डिस्टर्ब हो रही है। लोकसभा में तो जरा भी काम नहीं हो पाया, लेकिन राज्यसभा में कार्रवाई चलने लगी थी। यहां भी विरोधी दलों के नेता बार बार जासूसी का सवाल उठा रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं क्या उसने पेगासस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सर्विलांस किया। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए खड़े हुए थे। उनके हाथ में रिटन स्टेटमेंट की कॉपी थी और जैसे उन्होंने बयान पढ़ना शुरू किया, तृणमूल कांग्रेस के एमपी शांतनु सेन ने अश्विनी वैष्णव के हाथ से स्टेटमेंट की कॉपी छीन ली और उसे फाड़कर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की तरफ उछाल दिया। अश्विनी वैष्णव देखते रह गए, उन्हें समझ नहीं आया कि यह हुआ क्या। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो शांतनु सेन उनकी तरफ भी लपकी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो हरदीप पुरी के तेवर देखकर डर गए और पीछे हट गए। हरदीप पुरी से उनकी काफी नोकझोंक हुई। कई सारे एमपी वेल में आ चुके थे, काफी देर तक हंगामा होता रहा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई और बाद में बीजेपी के एमपीज ने शांतनु सेन को सस्पेंड करने की मांग की। इस पूरी घटना के दौरान डिप्टी चेयरमैन हरिवंश समझाते रहे कि मंत्री आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के एमपीज शायद तय करके आए थे कि वो मिनिस्टर को बोलने नहीं देंगे, कार्रवाई चलने नहीं देंगे और दूसरे विरोधी दलों के एमपीज भी उनका पूरा पूरा साथ दे रहे थे। यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। माननीय यह असंसदीय परंपरा। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी, प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर टू माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, रीड द स्टेटमेंट। सदन में स्पाईवेयर पेगासस के द्वारा सभापति महोदय इस स्टेटमेंट को सदन में माना जाए। माननीय यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। रिपोर्ट ले हो गई, जिस रिपोर्ट पर आप सब सुनना चाहते थे, जो आपके लिए ऑनरेबल चेयरमैन सर, उस मुद्दे पर आप ऑनरेबल चेयरमैन सर अवसर पा रहे हैं और आप उस पर बहस नहीं होने देना चाहते। ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? वैसे जब तक तृणमूल कांग्रेस के सांसद आईटी मिनिस्टर के हाथ से बयान की कॉपी छीनकर फाड़ते, तब तक करीब 1 मिनट हो चुका था। अश्विनी वैष्णव पेगासस के जरिए जासूसी के मुद्दे पर कुछ बातें बोल चुके थे। वैष्णव ने साफ साफ कहा कि मॉनसून सेशन से एक दिन पहले यह रिपोर्ट छपी। इसकी टाइमिंग से साफ है कि यह भारत को बदनाम करने की साजिश है। रिपोर्ट में जो बातें लिखी, जो दावे किए गए, वो तथ्यों से दूर है। बस उन्होंने इतना कहा था कि हंगामा शुरू हो गया। मंत्री जी ने जितनी बात कही वो मैं आपको सुना देता हूं और उसके बाद आपको वो बात भी बताऊंगा जो बयान में थी, लेकिन अश्विनी वैष्णव पढ़ नहीं पाए। highly sensational story was published by a web portal on the 18th July 2021. Many over-the-top allegations have been made around this story. Honorable Chairman sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Chairman sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the story in detail, and I request all honorable members to examine the issues on facts and logic. Sir, with your permission, I may be allowed to lay the statement on the table. Minister Shri Vaishnav ji has laid his statement. आपको
करना चाहते हैं। हाउस स्टैंड्स एडजॉर्न टू मीट एट 11 hours on Friday 23rd July 2021। अब मैं आपको अश्विनी वैष्णव के बयान की वो बात बताता हूं जो हंगामे के कारण वो सदन में पढ़ नहीं पाए। बयान में आगे लिखा था, विरोधी दल वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते थे। अश्विनी वैष्णव लिखित बयान में ये पढ़ने वाले थे कि जिस कंपनी और संगठन के हवाले से खबर छापी गई वही संस्था तथ्यों को गलत बता चुकी है। जो खबर लिखी गई उसका मकसद सिर्फ सेंसेशन करना, सनसनी फैलाना था, हंगामा मचाना था। क्योंकि खबर में यह भी लिखा गया था कि पेगासस के जरिए जिन लोगों की जासूसी का दावा किया गया, जिन लोगों के नाम और नंबर दिए गए, असल में वो असली टारगेट थे नहीं, वो पोटेंशियल टारगेट थे, यानी उनकी जासूसी हुई नहीं, हो सकती थी। जब खबर में ही तथ्यों का खंडन किया गया हो तो उस खबर को लेकर इतने विवाद करने की क्या जरूरत है। और चूंकि विवाद हो रहा है, इसका मतलब इसके पीछे कोई सियासत है, कोई साजिश है। अपने बयान में अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि भारत सरकार ने गैर कानूनी तरीके से किसी की जासूसी नहीं की, नहीं सरकार कभी ऐसा करती है। अब क्योंकि इस मुद्दे पर चर्चा होती तो विपक्ष को इल्जाम लगाने का मौका मिलता, उसके बाद सरकार जवाब देती। जवाब सुनना है या नहीं ये विपक्ष की मर्जी पर होता, लेकिन सरकार ने पहले ही जवाब दे दिया। इससे विपक्ष को इल्जाम लगाने का, सरकार पर जासूसी की तोहमत लगाने का मौका नहीं मिला। इसीलिए विरोधी दलों ने यह परेशानी देखी, नेता विचलित हो गए, किसी भी कीमत पर मंत्री का बयान होने नहीं देना चाहते थे। लेकिन आज पार्लियामेंट में जो हमने देखा वो आने वाले दिनों की सियासत का, टकराव का ट्रेलर था। पिक्चर भी बाकी है और इसका अगला हिस्सा पार्लियामेंट के बाहर आज ही देखने को मिला। और यह सही है कि पेगासस के जरिए जासूसी खबरों से सरकार के खिलाफ एक संदेह का माहौल बना है। और यह भी सही है कि पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ ने बयान जारी करके कहा कि जिन देशों को उनकी लिस्ट के क्लाइंट के तौर पर छापा गया है, नाम दिए गए हैं, उनमें से बहुत से पेगासस के सब्सक्राइबर नहीं हैं। ज्यादातर पश्चिमी देश उसके सॉफ्टवेयर के खरीदार हैं। एनएसओ ने भारत का नाम नहीं लिया। और इसके बाद जिस संस्था ने खबर छापी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसने भी घुमा फिराकर अपनी खबर को डाइल्यूट किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि वो अपनी खबर पर कायम है। अब यह बात अलग है कि जो खबर छपी उसमें यह नहीं लिखा कि जिन लोगों के नाम पेगासस के शिकार की लिस्ट में हैं उनकी जासूसी की गई है। खबर में यह लिखा है कि जिन लोगों के नाम हैं वो पेगासस के पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं। और इसी खबर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल कायम है। अब खेल इसी एक शब्द का है, पोटेंशियल टारगेट। विपक्ष इसे टारगेट के तौर पर पेश कर रहा है और सरकार कह रही है कि वो पोटेंशियल टारगेट थे। और ममता बनर्जी इसमें मोदी को घेरने का पोटेंशियल ढूंढ रही हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने कल ही ऐलान कर दिया था कि खेला होवे, और आज राज्यसभा में खेला हो गया। जैसे ही सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक तृणमूल कांग्रेस के नेता एक्टिव हो गए। दिल्ली में डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर रॉय और शांतनु सेन कैमरे के सामने आए, मीडिया के सामने आए। और उधर कोलकाता में ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। डेरेक ओब्रायन ने वो सवाल पूछे जिनके जरिए वो राज्यसभा में सरकार को घेरना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें मौका नहीं दिया। डेरेक ने कहा कि सरकार सीधे सीधे यह बताए कि जासूसी की या नहीं। इस पर कहा गया कि मंत्री आज यही तो बता रहे थे। तो डेरेक ने कहा कि मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बताएं, गृह मंत्री बताएं, तब सुनेंगे। The government has to give us a simple, straightforward answer, and that is, did you use Pegasus? Yes, no. Or did you use Pegasus? Is that correct? No answer. We wanted specifically a structured, we want a structured discussion in Parliament on this issue of surveillance, hacking,
A structured discussion is not coming and reading a statement out in the House. No, Parliament, there are a lot of tactics to use. We wanted a structured discussion. This is beyond the IT minister. The Prime Minister of the country and the Home Minister of the country have to come and answer, as, if I may quote my Chief Minister who just said, this Pegasus makes Watergate look like a teddy bear's picnic. डेरेक ओब्रायन ने सरकार से पूछा, वो बताए कि जासूसी हुई या नहीं हुई। सरकार से पूछा कि पेगासस का इस्तेमाल किया गया या नहीं, लेकिन सरकार की बजाय जवाब दिया तृणमूल कांग्रेस के उनके साथी शुभेंदु शंकर रॉय ने। उन्होंने कहा कि जासूसी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। सुखेंदु शेखर ने यह भी बता दिया कि तृणमूल कांग्रेस इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। उन्होंने कहा तृणमूल कांग्रेस के सांसद और दीदी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी का भी फोन टैप हुआ, उनकी भी जासूसी हुई। इसलिए जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा और जब तक सरकार जवाब नहीं देती तब तक हंगामा होता रहेगा और सुखेंदु शेखर उसका जवाब देते रहेंगे। हमारे नेता अभिषेक बंदोपाध्याय जिनका फोन हैक हो चुका है, दूसरे राजनीतिक नेता का भी फोन हैक हो चुका है, और इसके बजाय हमारा अभिषेक बंदोपाध्याय हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, एमपी भी है, उनका फोन हैक होने का कारण वो किस किस के साथ बात किए थे, सब सारे जानकारी सरकार के पास चले गए, क्योंकि एनओसी ने खुलासा किया कि ये जो तथ्य पेगासस का जो तथ्य है, ये तथ्य सिर्फ सरकारी तौर पे दिया जाता है, दूसरा कोई एजेंसी को नहीं दिया जाता है। इसका मतलब भारत में जो ये हैकिंग हुआ है, ये सरकार की तरफ से ही हैकिंग हुआ था और इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री है और गृह मंत्री भी है, क्योंकि उनके निर्देश पर ये होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन पे आए, इस पर बयान दे और इस बयान के बाद हम उसको पूरा चर्चा करेंगे, सब पार्टी मिलके, पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि पेगासस जो है हमारे नेत्री ने इसको बोला वेरी फेरोसस एंड डेंजरस इज पेगासस। डेरेक ओब्रायन ने सरकार से दो सवाल पूछे थे। पहला, सरकार ने एनएसओ से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं, और दूसरा, सरकार ने जासूसी करवाई या नहीं। तो दूसरे सवाल का जवाब तो आपने सुना, सुखेंदु शेखर ने दे दिया। और मजे की बात है कि डेरेक के पहले सवाल का जवाब ममता बनर्जी ने दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार ने एनएसओ से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा, नेताओं, पत्रकारों और दूसरे लोगों की जासूसी करवाई। ममता ने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ, इमरजेंसी के वक्त भी ऐसा नहीं हुआ, यह सुपर इमरजेंसी चल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ममता कोलकाता से बोल रही थी, उन्होंने डेरेक ओब्रायन के फोन से ममता की बात दिल्ली में लाइव सुनवा दी। Where is the democracy? In the name of democracy, the dangerous autocracy is going on. It is more than super emergency, the Pegasus. We want impartial justice. Why central government is not taking care? Why they are not taking suo motu action? Who purchased this? Without government, nobody can purchase this type of instrument. It is from Israel and they have purchased from NSO as a NSO. Government of India purchased this to capture the democratic rights, all the rights of the people. Never happened this situation, even not even in the emergency time. It is more than super emergency. सबको मिलके मिलजुल के बताना है कि जुमलाबाजी से देश नहीं चल सकता है, जुलूमबाजी से नहीं चल सकता है, और सबको जिंदगी भी रिकॉर्ड करके रख दो तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। झूठा बोलने से सब हो जाता है। सबसे खतरा है एक करते हैं कुछ और बोलते हैं कुछ, झूठा ही झूठा है। झूठ बोले कौवा काटे, एक गाना है ना, उसको याद कराना। ममता ने इल्जाम भी लगाए और फैसला भी सुना दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इजरायली की कंपनी NSO से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा, लोगों की जासूसी की। अब सरकार कुछ भी कहती रहे, क्या फर्क पड़ता है। ममता ने टोन सेट कर दिया। उनकी पार्टी के लोग अब इसी लाइन पर चलेंगे, पार्लियामेंट में इसी बात पर हंगामा होगा। लेकिन ममता चाहती है कि मोदी के खिलाफ बाकी विरोधी दलों के नेता भी इसी लाइन को फॉलो करें। इसीलिए उन्होंने बार बार कहा कि मिलकर लड़ना है। और इसके बाद ममता ने कहा कि वो सारी साजिश को जानती हैं। उनका फोन टैप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 130 करोड़ लोगों को बचाना है। ममता की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज मीडिया के सामने उन्होंने जो कहा, उसका एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस उनकी भविष्य की राजनीति का संकेत दे रहा था। I know the conspiracy and all this, but I don't mind for me. But please let me know if my telephone, my main, the coordination factor, the communication factor. Nowadays people prefer tablet or tabloid or mobile or computer because they want to keep it secretly. Now nothing is secret. Nothing is safe. Everything is out and public life is not safe. I am afraid of my people of this country. I am not afraid of me. They may kill me, I don't mind for that. But they should not kill 130 million people of this country. और आखिर में ममता बनर्जी काम की बात पर आई। उन्होंने कहा वो 2-3 दिन के बाद दिल्ली आएंगी, 5 दिन दिल्ली में डेरा डालेंगी, मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री से औपचारिक मुलाकात करेंगी, राष्ट्रपति से मिलेंगी। इसके बाद ऑपोजिशन लीडर से मीटिंग होगी। ममता ने कहा अब तो खेल शुरू हो चुका है और इस खेल को वो अपने हिसाब से खेलेंगी। पार्लियामेंट जाकर विरोधी दलों के नेताओं से मिलने की कोशिश करेंगी, उसके बाद आंदोलन कर रहे किसानों से मिलेंगी। यानी ममता का पूरा प्लान, पूरा मैप तैयार है। They are now bulldozing the people who are raising their voice. So this is a game, and their game is dangerous game. This type of autocratic attitude, Indian people will not prefer. Even my state people are not supporting this. Nobody, not from student class to cultural class to civic society. I will be going to parliament also if I get the permission, because COVID is also there. So if I am allowed to go to parliament, then I have to go to my party office also. And when parliament is on, then so many leaders, they are staying also there. So whenever within these 2-3 days I have so many meetings. So let me see the timing and space, then we will decide. From yesterday, from Chandigarh Lok Panchayat, they also invited me, all the farmers from Punjab, that they want to sit with me in Chandigarh also. But this time may not be, because I am not going to Chandigarh, because within 2 days I cannot afford that time, but next I will see. But farmers, they Tikayat and others, they came here. If they want to meet, I have no problem. ममता बनर्जी की सारी बातें सुनकर एक बात तो साफ तौर पर दिखाई देती है कि ममता और मोदी के बीच चुनाव के दौरान जो कड़वाहट पैदा हुई थी, उसका दर्द अभी भी बाकी है। वो तल्खी आज भी दिखाई देती है। ममता दिल्ली आकर अपना रौद्र रूप दिखाएंगी, मोदी को चैलेंज करेंगी, सारे विरोधी दलों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगी। लेकिन वो ये कोशिश पहले भी कई बार कर चुकी हैं। देश में विपक्षी पार्टियां इस कदर बटी हुई हैं, सबके अपने अपने इतने बड़े बड़े ईगो हैं कि उनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। वो किसी एक को अपना लीडर मान लेंगे, ये तो असंभव दिखाई देता है। लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल में लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद ममता बनर्जी ये दावा कर सकती हैं कि उन्होंने मोदी को हराया, इसलिए वो विपक्ष की सबसे बड़ी नेता हैं।
और इस पूरे प्रकरण की एक अच्छी बात यह है कि सोमवार को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी। लोकतंत्र में डायलॉग जरूरी है, बातचीत से समस्याएं सुलझती हैं। चुनाव के दौरान जो कड़वाहट पैदा हुई, जो तल्खी पैदा हुई, वो अब दूर होनी चाहिए। दोनों नेता एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, लेकिन मिल बैठकर बात करें। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों संवैधानिक पोजीशंस हैं, दोनों की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और ये आपस में डायलॉग करें, बातचीत करें, ये स्वस्थ लोकतंत्र की बड़ी परंपरा है। लेकिन आजकल ऐसी स्वस्थ परंपराएं कम देखने को मिलती हैं। आजकल नेताओं के बीच टकराव ज्यादा दिखाई देता है, संसद में हंगामा ज्यादा दिखाई देता है, बहस कम होती है। तृणमूल कांग्रेस के नेता जासूसी के मुद्दे पर मैंने आपको देखा है कि संसद के भीतर कैसे हंगामा कर रहे थे। तो कांग्रेस और अकाली दल और आम आदमी पार्टी, इन तीनों को आने वाले पंजाब के चुनाव की चिंता है, तो ये किसानों के मुद्दे पर सदन के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। तीनों पार्टियों में यह दिखाने की होड़ है कि पंजाब के किसानों का ज्यादा बड़ा हितैषी कौन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के एमपीज ने गांधी जी की स्टैच्यू के पास कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे थे, जिन पर किसानों के समर्थन में नारे लिखे थे। हालांकि राहुल गांधी ने न तो नारे लगाए और न ही सवालों के जवाब दिए, वो बिना बोले निकल गए। नरेंद्र मोदी देश विरोधी, किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी, किसाना नाल न्याय करो, बंद करो, काले कानून वापस लो, मोदी सरकार शर्म करो, किसानों को मारना बंद करो। भैया हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी सर सरकार, लेकिन पीछे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी सरकार एमपीसी की मांग कर रहे हैं, पेगासस को लेकर एमपीसी की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल जी आपको क्या लगता है किसानों के मसले को लेकर किसान जनता मंच पर आकर? रिपोर्टर कोशिश करते रहे, कैमरा चलता रहा, लेकिन राहुल गांधी कुछ बोले नहीं। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में दिपिन सिंह हुड्डा और प्रताप सिंह बाजवा ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस देकर किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जो मंजूर नहीं हुई। इसके बाद प्रताप सिंह बाजवा तख्ती लेकर गांधी जी की मूर्ति के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कृषि कानून उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं, किसानों के लिए डेथ वारंट है, इसलिए कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और सरकार उद्योगपतियों के साथ। हिंदुस्तान का किसान ये चाहता है कि ये तीनों काले कानून वापस हो, और मोदी साहब कहते हैं कि ये कानून किसान के हक में और इनके बेनिफिट के लिए, जिनके बेनिफिट के लिए लाए हो वो तो इसको बेनिफिट मानते नहीं, वो तो मानते हैं कि ये हमारा डेथ वारंट है। और मोदी जी को हम यही बात कहेंगे, ये कॉरपोरेट्स की मदद करना बंद कीजिए, अपने अन्नदाता के साथ खड़े हो जाइए। और किसान जो सारे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान से हैं, हम उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। वो बाहर लड़ रहे हैं, हम पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, आज लोकसभा और राज्यसभा के सभी पंजाब के जो कांग्रेस के साथ ताल्लुक रखते सदस्य हैं वो इधर हैं, और दोनों हाउसेज में कांग्रेस के एमपीज ने एडजॉर्नमेंट मोशन डाली। और हमें इस बात का अफसोस है, इतना बड़ा मुद्दा है जहां 400 से ज्यादा किसान भाई हमारे जो हैं वो उनकी शहादत हो चुकी है बॉर्डर्स पर बैठे हुए, और इनके कान पर कुछ जूं तक नहीं सरक रही। क्योंकि बाकी विरोधी दलों के मुकाबले कांग्रेस के एमपीज की संख्या थोड़ी ज्यादा है, वो पहले से ही गांधी मूर्ति के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अकाली दल के पास सिर्फ 4 ही एमपीज हैं। लेकिन प्रोटेस्ट तो करना था, इसलिए सुखबीर सिंह बादल और उनकी वाइफ हरसिमरत कौर पार्टी 2 और एमपीज के साथ में पार्लियामेंट के गेट पर खड़े होकर किसानों के सपोर्ट में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हरसिमरत कौर ने कहा कि मोदी सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है, ये किसान विरोधी सरकार है जो लगातार किसानों का अपमान कर रही है। किसान का अपमान मत करो, बंद करो, बंद करो, अन्नदाता का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो, शर्म करो, ये कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, शर्म करो, सारे कानून वापस करो। गवर्नमेंट तो ये भी कह रही है कि किसानी आंदोलन में कोई किसान नहीं मरा है,
गवर्नमेंट तो ये भी कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं रही देश में, लोग ऐसे ही मर गए। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि स्पाईवेयर में कोई स्पाइंग नहीं हो रही है। सो ये गवर्नमेंट तो लोगों से इतनी टूट गई है, जमीनी हकीकत से इतनी दूर हो गई है, या तो ये शरेआम ये झूठ बोल रही है या इनको लोगों की परवाह नहीं है। आज किसान पिछले 8 महीने से दिल्ली के बाहर बैठे हुए अपनी मांगे मंगवाने के लिए, ये सरकार ने एक बारी अपना नुमाइंदा तक वहां पे नहीं भेजा। बातचीत के लिए हर बारी कहते हैं कानून वापस नहीं होंगे, बात करो। भाई जब किसान 8 महीने से बैठे इस करके कि वापस करिए, तो जब आप उसमें ये केवीएट ही लगा रहे हैं कि वापस नहीं होंगे, तो वो आपसे क्या बात करें? आपका हालचाल तो पूछना नहीं है उन्होंने। सो ये किसान विरोधी सरकार है, अन्नदाता का शरेआम अपमान कर रही है, और इस अपमान का बदला किसान तो लेंगे ही। जो इनको सिर्फ राजनीति समझ आती है, तो फिर राजनीति ही होगी जब जहां जाएंगे किसानों को बताएंगे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। किसानों के सपोर्ट में कृषि कानून के खिलाफ पंजाब की तीसरी दावेदार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी प्रदर्शन किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के 2 ही एमपी हैं। राज्यसभा से संजय सिंह और लोकसभा से भगवंत मान पहुंचे। जब कांग्रेस का प्रदर्शन खत्म हो गया तो संजय सिंह और भगवंत मान ने भी तख्ती लेकर गांधी जी की स्टैच्यू के सामने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। भगवंत मान ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है और सरकार कह रही है कि डेथ वारंट रद्द नहीं हो सकता, तो किसान क्या करे, किससे बात करे? वापस लो, वापस लो, वापस लो। शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खेती के तीनों काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकी गारंटी दो। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। पिछले 3 दिन से हम अडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दे रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस लो। पिछले 8 महीने से देश के जो किसान हैं वो अपने परिवारों सहित, बच्चों सहित वो दिल्ली की हदों पर आंदोलन कर रहे हैं। गर्मी झेल ली, सर्दी झेल ली, आंधियां झेल ली, बारिश में ऐसे बैठे हैं। तो उनका जो मांग है उनकी वो जायज़ है। वो अपनी ज़मीन बचाने की, अपने चूल्हे की आग बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी हैं कि उनकी बात भी नहीं सुनते। और नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि कानून वापस लेने के सिवा कोई और विषय पर बात कर लें। ऐसा बात ये है, मौत का जो वारंट है ना, वो उसमें संशोधन नहीं होता कि हाँ जी मौत तो मिलेगी, आप मर्जी से चुन लो कि आपको फांसी दी जाए, आपको जहर का टीका लगा दिया जाए, या आपकी गर्दन काट दी जाए। तो मौत का वारंट तो वापस ही हो सकता है। किसानों के मौत के वारंट है ये तीनों कानून, इसको वापस लेना होगा। इससे कम कोई बातचीत या इससे कम कोई समझौता नहीं हो सकता। विरोधी दलों ने किसानों के मुद्दे पर तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज फिर कहा सरकार अपनी बात पर कायम है, सरकार किसानों से खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। किसान तीनों कृषि कानूनों के प्रावधानों में जो कमियां बताएंगे सरकार उन्हें दूर करेगी। कृषि सुधार बिल सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करने को तैयार है। भारत सरकार ने हमेशा से इस बात के लिए अपना खुला मन रखा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है जनोपयोगी विषयों पर खुलकर चर्चा हो। मुश्किल है कि सरकार कह रही है किसान कानून की कमियां बताएं, और किसान कह रहे हैं कमियां बताने की जरूरत नहीं है, कानून ही रद्द करो। बस यही तकरार है। अब तक तो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे थे, लेकिन आज किसानों ने पार्लियामेंट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर अपनी संसद लगाई। कृषि कानूनों के खिलाफ हुई संसद में 200 किसान शामिल हुए। किसान संसद के पहले दिन आज एपीएमसी एक्ट को लेकर चर्चा हुई। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के आसपास सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए थे। जंतर मंतर पर कई लेयर्स में बैरिकेड लगाए गए थे, एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। किसान संसद के लिए सिर्फ उन किसानों को दिल्ली पुलिस खुद जंतर मंतर तक लेकर आई जिनके नाम
संयुक्त किसान मोर्चा ने दिए थे। किसानों को आई कार्ड दिए गए थे और अब 9 अगस्त तक रोज इसी तरह जंतर मंतर पर किसान अपनी संसद लगाएंगे। आज किसान नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को जवाब भी दे दिया। राकेश टिकैत ने कहा अब सरकार से शर्तों पर बात नहीं होगी। राकेश टिकैत ने धमकी भरे अंदाज में कहा 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचे 25 लाख किसान भी यही हैं, 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं, सरकार को बात तो माननी पड़ेगी। मंडी पूरी बर्बाद हो चुकी है। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं था, मंडी का मतलब था एक प्लेटफॉर्म जहां पे किसान अपनी फसलों को ले जाके बेच सके। ये उस प्लेटफॉर्म को खत्म करना चाहते हैं। अपना अनाज हम कहां पे बेचेंगे? यहां से 50 किलोमीटर दूर अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर जिले में मूंग की खेती किसान करता है। 7,000 रुपया भारत सरकार का रेट है और उसने 4,500 रुपये और 5,000 रुपये में अपनी मूंग बेची। कोई सुनने वाला नहीं है। ये आंदोलन, ये कान खोल कर सुन ले यहाँ के सरकार। दिल्ली का रास्ता किसान ने देख लिया, आज भी देख लिया और पहले भी देख लिया। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी इसी के थे, वे 25 लाख आदमी भी यही थे। ये 25 लाख आदमी के नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं जो आज 200 लोग यहाँ पर है। ये हर रोज तुम्हारी दिल्ली की चमचा नाती सड़कों पे आएंगे, हर रोज यही अपना भाषण देंगे। हर रोज जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा हमारी किसानों की पार्लियामेंट यही चलेगी। आपको बात माननी पड़ेगी। आज किसान संसद में लेफ्ट पार्टीज के नेता और अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नन बोला भी मौजूद थे। हन्नन बोला ने कहा कि किसान संगठनों ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी एमपी से समर्थन मांगा है, सभी पार्टियों से सपोर्ट की गुजारिश की है। अब जो किसानों का साथ नहीं देगा उसे चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। किसान का बात संसद नहीं सुन रहा है, दुख की बात है। इसलिए हम 750 की संसद को हम चिट्ठी दिया है कि भाई हमारा वोट से जीता है तो आप ऐसा करो तो हम याद रखेंगे वोट के समय, और नहीं तो ईमानदार हो तो पार्लियामेंट में हमारा सवाल उठाओ। पहले चिट्ठी दिया है 750 सब एमपी को, और उसके बाद आज हम यहाँ आया। चलेगा आज से लेके 13 अगस्त तक लगातार चलेगा। प्रतिदिन 200 का हमारा किसान भाई सिंगू बॉर्डर से आएंगे, यहाँ ऐसा शुरू होगा और इशू पर, किसान इशू पर चर्चा होगा। दिल्ली पुलिस किसानों को जंतर मंतर तक लेकर आई थी। दिन भर किसान संसद चली, किसानों ने भाषण दिए और शाम को दिल्ली पुलिस सभी 200 किसानों को वापस दिल्ली बॉर्डर पर छोड़ाई। पूरा दिन शांति से बीता, कोई खास विवाद नहीं हुआ। लेकिन शाम को मीनाक्षी लेखी ने एक ऐसा शब्द कह दिया जिससे तल्खी बढ़ गई। असल में किसानों के आंदोलन को लेकर मीनाक्षी लेखी से एक सवाल पूछा गया था, वो मीडिया से बात कर रही थी, तो जवाब देने के बजाय मीनाक्षी लेखी ने आंदोलनकारी किसानों को मवाली कह दिया। अब ये बात किसान नेताओं को चुप गई। विरोधी दलों के नेताओं को भी मौका मिल गया, उन्होंने इस इशू बनाया। किसानों का रिएक्शन दिखाऊं इससे पहले आपको दिखा देता हूं कि मीनाक्षी लेखी ने कहा क्या था। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो, फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। मीनाक्षी लेखी के इस बयान से कांग्रेस को बोलने का मौका मिला। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके सीधे मोदी सरकार पर हमला किया। सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा, गाली जीवी मोदी सरकार, अब हमारे अन्नदाता मवाली हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इसके बाद किसान नेताओं ने भी मीनाक्षी लेखी के बयान पर नाराजगी जताई। बलबीर सिंह राजेवाल ने तो मीनाक्षी लेखी को जानवर बता दिया। मेरे पास इतने घटिया इल्जामों पे कुछ कहने के लिए नहीं है। इसको किसान वर्ग को, मेहनतकश लोगों को इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये लोग जो किसान का पैदा किया हुआ खाते हैं और उसको मवाली कहते हैं, तो मैं समझता हूँ वो मैडम लेखी इंसान तो है ही नहीं, वो जानवर है। जानवर भी उड़ारी मारता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खा लेता है, तो वो फिर जानवरों की तरह खाए। लेकिन इतना घटिया शब्दावली जो इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ नफरत बढ़ रही है लोगों के मन में। किसी ने मवाली कहा, किसी ने जानवर का, हिसाब बराबर हो जाना चाहिए था। लेकिन इसके बाद किसान नेताओं ने एक प्रस्ताव पास करके मीनाक्षी लेखी के बयान की निंदा की।
राकेश टिकैत ने कहा कि किसान मवाली तो नहीं होते, वो तो अन्नदाता हैं। इस तरह की बात से सरकार की सोच जाहिर होती है। मवाली तो नहीं, मवाली तो वे हैं वो उठाए गिरे जिनका कुछ होता नहीं, घर दर नहीं होता, वे झोपड़पट्टियों में रहते हैं, वे होते हैं। ये तो किसान है, ये तो गलत है, नहीं कहना चाहिए किसान के बारे में। किसान के बारे में इस तरह की चीज नहीं कहनी चाहिए। मीनाक्षी लेखी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आप लोगों ने पास किया, उन्होंने हाँ निंदा प्रस्ताव गिरा। महिला है क्या निंदा प्रस्ताव करे यहाँ पर करा के जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। मवाली नहीं, किसान है, ये देश का अन्नदाता है। विवाद बढ़ा तो मीनाक्षी लेखी ने अपने बयान पर क्लैरिफिकेशन दिया। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि उनसे 26 जनवरी की घटना को लेकर सवाल पूछा गया था और इसी संदर्भ में वो जवाब दे रही थी। मेरे से सवाल पूछा गया कि 26 जनवरी को जिन लोगों ने लाल किले के ऊपर तिरंगे का अपमान किया और लाल किले जैसी धरोहर का अपमान किया, उनके विषय में आपका क्या कहना है? जिन लोगों ने प्रेस के व्यक्ति को साथ मारपीट की, खून निकाला और बदसलूकी की, उसके विषय में आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा कि ये किसानों का काम नहीं हो सकता, ये तो मवाली लोगों का ही काम हो सकता है। वो मवाली है। ऐसे बदनाम लोगों के साथ खड़े होना भी मैं उसको अपमान समझती हूँ और साथ ही बहुत ही दुखद घटना है कि ऐसे लोगों के साथ देश की राजनीतिक दल खड़े हों जो मारपीट करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं और भारत की धरोहर के साथ तोड़फोड़ मचाते हैं। अच्छा किया मीनाक्षी लेखी ने अपनी बात को क्लैरिफाई कर दिया। हालांकि मैं कहूंगा कि दोनों पक्षों से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना हो तो बेहतर है। इस पूरे मामले की गरिमा बनाए रखना भी जरूरी है। किसान नेताओं की मेन प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने 3 कानूनों की वापसी को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। उन्हें लगता है कि 3 कानून वापस नहीं हुए तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगा। 7-8 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, अगर कानून वापस नहीं हुए तो क्या मुंह लेकर वापस जाएंगे? इसलिए वो प्रेशर बनाने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार के लिए भी प्रेस्टीज का इशू बन गया है। सरकार को लगता है कि कानून पार्लियामेंट में बने हैं, सड़क पर कैसे वापस हो सकते हैं? और यह बात सही भी है, अगर कानून धरने से, प्रदर्शन से, दबाव में वापस ले लिया जाएगा तो इतना बड़ा देश है, हर कानून के खिलाफ कोई ना कोई सड़क पर उतरेगा, धरना देगा। किसान और सरकार दोनों अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मोदी विरोधी, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो या नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसानों और सरकार का टकराव खत्म हो जाए। जो लोग अपनी कोशिशों से अपने दम पर मोदी को हरा नहीं पाए, वो अब किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। उन्हें लगता है किसान अगर मोदी के खिलाफ हो गए तो फिर मोदी को कॉर्नर करना आसान हो जाएगा। तो ये बड़ी राजनीति का हिस्सा है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब के चुनाव पर दिखेगा और फिलहाल पंजाब में सियासत का क्या हाल है यह मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। नवजोत सिंह सिद्धू कल पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कामकाज संभालेंगे और बड़ी बात यह कि इस मौके पर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहेंगे। सिद्धू की ताजपोशी के मौके पर पार्टी के सभी विधायकों को, निगम और बोर्डों के अध्यक्षों को भी मौजूद रहने को कहा गया है। कल सिद्धू के साथ पंजाब कांग्रेस के 4 वर्किंग प्रेसिडेंट भी कामकाज संभालेंगे। इनमें से 2, कुलजीत नागरा और संगत से गिलजियां, कल के कार्यक्रम का इन्विटेशन लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास गए थे। ये लोग अपने साथ सिद्धू का साइन किया हुआ इन्विटेशन लेटर भी ले गए थे, जिसमें सिद्धू ने मुख्यमंत्री को एड्रेस करते हुए लिखा था कि आप जानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुझे पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष और 4 नेताओं को वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। पंजाब के लोगों की भलाई और पार्टी हाईकमान की तरफ से दिए गए 18 पॉइंट एजेंडे को लेकर मेरा कमिटमेंट है। इसके बारे में सब लोग जानते हैं। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मेरा प्रो पीपल एजेंडा है। पंजाब कांग्रेस परिवार का मुखिया होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप कल पंजाब कांग्रेस की नई टीम को आशीर्वाद देने जरूर आए। सिद्धू के अलावा इस लेटर पर 56 एमएलए के भी साइन थे। इस इन्विटेशन को कैप्टन ने मंजूर कर लिया और कल के प्रोग्राम में आने के लिए सहमति दे दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे मुख्यमंत्री हैं, सीनियर मोस्ट
लीडर हैं पंजाब की, और उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और उन्होंने जब उनको इनवाइट करने के लिए गए हैं तो उन्होंने एक सेकंड में मतलब उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में सीनियर मोस्ट हूँ, मैं सीएम हूँ। सुबह 10 बजे उन्होंने पंजाब भवन में सभी एमपीज़ का, मिनिस्टर्स का, एमएलएज की चाय के ऊपर सबको बुला के वहाँ से सब लोग इकट्ठे जो हैं जो कांग्रेस भवन में आए। सिद्धू ने आशीर्वाद मांगा तो कैप्टन देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक ट्विस्ट कर दिया। सिद्धू की ताजपोशी से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, सारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स और सभी एमएलए को चाय पर पंजाब भवन बुलाया है। नवजोत सिद्धू सुबह 11 बजे कांग्रेस के दफ्तर में कामकाज संभालने के लिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले पंजाब भवन में सुबह 10 बजे सारे नेता कैप्टन की चाय पार्टी में शामिल होंगे। इसके बाद ये सभी लोग सिद्धू के कार्यक्रम में एक साथ जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से दी जा रही पार्टी में अब सिद्धू भी शामिल होंगे। सब अंडर कंट्रोल है, ऑल इज वेल है। कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 10 बजे पंजाब भवन में सभी मेंबर पार्लियामेंट, सभी एमएलए, सभी मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को के साथ चाय पिएंगे। चाय के बाद फिर वो प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में जाएंगे। वहाँ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं और 4 जो उपाध्यक्ष बने हैं उनको जाकर के आशीर्वाद देंगे और उनको चार्ज संभालेंगे। जो ट्वीट किया था उन्होंने पिछले दिन, जो कटास थी वो खत्म हो गई है क्या वहाँ पे मिलने के बाद? उन्होंने दोनों ने ये कह दिया कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। ये नई कहानी नए दौर की ओर आगे बढ़ रही है, नई सोच की ओर आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक्सपीरियंस, नवजोत सिंह सिद्धू का जोश, ये दोनों मिलकर के पंजाब का 2022 का किला फतेह करेंगे। नई कहानी तो जरूर लिखी जा रही है। असल में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, इन दोनों के बीच नहले पर दहला मारने की कोशिश हो रही है। पहले कैप्टन ने सिद्धू को 4.5 साल तक लटकाए रखा, उन्हें सरकार पर और पार्टी पर हाथ नहीं रखने दिया। अब सिद्धू ने बाजी मार ली, सोनिया गांधी के कहने से वो अध्यक्ष बन गए, तो वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो अब कैप्टन से बड़े नेता बन गए हैं। ज्यादातर एमएलएज उनके साथ हैं, वो चैलेंजर हैं। और शायद उन्होंने सोचा था कि कैप्टन ईगो वाले नेता हैं, उनके बुलाने से उनकी ताजपोशी में नहीं आएंगे और फिर सिद्धू को मौका मिलेगा इसे पार्टी में इशू बनाने का। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत सीजन लीडर हैं। उन्होंने हां कह दिया, लेकिन साथ साथ सारे एमएलएज को सुबह चाय पर बुला लिया और सिद्धू को भी वहां आना पड़ेगा। कैप्टन 1 अप हो जाएंगे और सारे एमएलएज को, सारे एमपीज को साथ लेकर वो पार्टी के ऑफिस जाएंगे। परेशानी यह है कि कांग्रेस हाईकमान के लिए बड़ा चैलेंज है कि इन दोनों को कब तक इस तरह साथ रखा जा सकता है। एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा महाराष्ट्र में अगले 3 दिन कितने भारी पड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र के लोगों को सावधान करने वाली तस्वीरें मैं दिखाऊंगा एक ब्रेक। मैं आपको महाराष्ट्र का हाल बता दूं, महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में अगले 3 दिन तक लोगों को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। खासतौर पर कोंकण रीजन के लिए अगले 3 दिन बहुत भारी हैं। रायगढ़ और कोंकण रीजन में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ इतना नहीं, नागपुर और पूरे विदर्भ इलाके में भी अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। कोस्टल एरियाज में बरसात ने भारी तबाही मचाई। रत्नागिरी जिले का चिपलून शहर बारिश में डूबा हुआ है। गाड़ियां, बसेस, कार पूरी तरह पानी में डूबी दिखाई देती है। मकानों की पहली मंजिल तक पानी आ गया है। पालघर और रायगढ़ जिले में बारिश और बाढ़ की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। चिपलून में तो हालत इतनी बुरी है कि लोगों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को डिस्ट्रेस कॉल भेजी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत
तमाम विभागों की टीमों को भेजा गया है, लेकिन तेज बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। ऊपर से मुसीबत यह कि अगले कुछ दिन बारिश और होगी और भारी बारिश का अनुमान है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से 33 ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा। 51 ट्रेन को शेड्यूल स्टेशन से पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया। 48 ट्रेन कैंसिल की गई और अलग अलग जगहों पर करीब 6000 मुसाफिर रात के इंतजार में ट्रेनों में फंसे हुए हैं। बाढ़ की तबाही को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने प्रभावित जिलों के डीएम, डिवीजनल कमिश्नर्स और गार्जियन मिनिस्टर के साथ मीटिंग की और बाढ़ में फंसे लोगों को फौरन सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का इंतजाम करने को कहा। रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उद्धव ठाकरे से बात की और बाढ़ राहत काम के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। बाढ़ की वजह से सिर्फ इंसान नहीं, कई जानवर भी मौत के शिकार हुए। सड़कें टूट गईं, बिजली के खंभे उखड़ गए। यहां मुंबई में भी भारी बारिश से वाटर लॉगिंग हुई है। कई लोकल ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों ऐसे हैं जहां पर 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, इसलिए परेशानी और ज्यादा है। हम मिलकर दुआ करें कि महाराष्ट्र के लोगों को इस बारिश से जल्दी राहत मिले। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।